हम लोग पहुंचे कैपिटल बजटिंग में बेटा। कैपिटल बजटिंग में क्वेश्चन 4 में अब मैंने क्या किया है, मैंने इस चैप्टर को ऑटो सॉल्यूशन मोड पे लेके आया हूं मैं। मेरे लैपटॉप में मैंने ऑलमोस्ट हर कैलकुलेशन का फॉर्मूला वैल्यूज पुटअप कर दिए। तो 99% ऐसा होगा कि मैं सिर्फ क्वेश्चन लिखूंगा तो कैलकुलेशन सारी एंड आंसर तक अपने आप हो जाएगी। कहीं कहीं पे मेरे को कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन मेथड था डेप्रिसिएशन का एसएलएम, इस क्वेश्चन में आरबीएम है। तो मैं जैसे जैसे चेंजेस करते जाऊंगा मैं आपको बताते जाऊंगा कहाँ पे मैंने क्या चेंज किया। कुछ नंबर्स लिखे हुए होंगे जो पुराने क्वेश्चन के होंगे, लेकिन धीरे धीरे मैं सबको चेंज करते जाऊंगा। ध्यान देना, बहुत ध्यान से अमाउंट देखना। हर्ष इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन अ प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग एन आउटले ऑफ रुपीज 1 लाख। अब ये जो कैपिटल आउटले है 1 लाख, ये हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 1 लाख। तो मैं आंसर में जाऊंगा, ये पूरा क्वेश्चन है अभी तक, ये आंसर। अब हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 1 लाख, तो मैंने पहली लाइन में लिख दिया हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मैंने 1 लाख रुपीज लिख दिया। आगे फिर हमको दिया हुआ है फोरकास्टेड एनुअल इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स। अब लगभग हम लोगों ने जितने भी 2-3 क्वेश्चन किए हैं अभी तक, उन सब में यही दिया हुआ है, आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स। अब इसको मेरे हिसाब से मैं इसको प्रॉफिट नंबर बी बोल रहा हूं। प्रॉफिट नंबर बी आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स अलग अलग साल का दिया हुआ है, 50,000, 40,000, 30,000, 20,000, 10,000। ये जो स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट मैं आपको स्टेटमेंट हर क्वेश्चन में बनवाता हूं, उसमें डायरेक्टली मैं ये बी नंबर वाले कॉलम में प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स वाले कॉलम में मैं डायरेक्टली ये 5 अमाउंट लिख देता हूँ, 50, 40, 30, 20, 10। तो आप लोग नोटिस करना कि मैंने जो स्टेटमेंट बनाई है उसमें सारी कैलकुलेशन अपने आप चेंज कैसे हो रही है। ये स्टेटमेंट मैंने बनाया स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट, इसमें जो प्रॉफिट नंबर बी है ये वाला, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स। अब ये जो अमाउंट्स लिखी हुई है ये पुराने क्वेश्चन की अमाउंट्स है, मैं जरा चेंज करूंगा तो सब कुछ चेंज होते जाएगा। 50,000, 40,000, 30,000, 20,000, 10,000। अब मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि फिलहाल अभी कुछ लिखना नहीं, जब तक मेरी सारी कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं हो जाती फिलहाल कुछ भी नहीं लिखना। ये प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स दिया हुआ है, ये स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट आपको हमेशा के लिए याद करना है। प्रॉफिट ए बी सी डी ई, मैं एक बार बोलूंगा भी नहीं क्योंकि मैं बहुत बार बोल चुका हूं ये वाला फॉर्मेट। तो फिलहाल इतना कि ये क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है ये वाला कॉलम, बी वाला कॉलम, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स 50, 40, 30, 20, 10। आगे और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन may be taken at 20% on cost as per written down value method। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर दिया इन लोगों ने, क्योंकि ऑन कॉस्ट मतलब एसएलएम होता है, तो मेरे हिसाब से इनको ऑन कॉस्ट नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि ऑन कॉस्ट मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड हो जाता है। तो मेरे हिसाब से इनको ऑन कॉस्ट नहीं लिखना चाहिए था, 20% एज पर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ये सही है। डेप्रिसिएशन 20% एज पर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन का रेट लिखूंगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20%, और यहाँ पे मेथड का मैं नाम लिख दूंगा RBM और DBM और WDV। ये तीनों एक ही बात है। RBM मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, DBM मतलब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और WDV मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब एक बार क्वेश्चन में चेक कर दें कि 20% सही लिखा है मैंने, ये रहा 20% मैंने सही लिखा है। अब मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा पांचों अलग अलग साल की। ये डेप्रिसिएशन हमको सॉल्व करना है बाय RBM। तो डेप्रिसिएशन मैं धीरे धीरे सॉल्व करता हूं। सबसे पहले हमारी कॉस्ट प्राइस, हमारी जो मशीन है उसकी कॉस्ट प्राइस है 1 लाख। 1 लाख का 20%, ये 1 लाख मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाय 100, तो ये आएगा 20,000। 1 लाख का 20% आएगा 20,000। 1 लाख का 20% आएगा 20,000।
फिर 1 लाख में से -20,000 कर देंगे तो बाकी आएगा 80,000। पहले 1 लाख का 20% आएगा 20,000, 20,000 माइनस कर देंगे तो 80,000। अब आरबीएम में क्या होता है, आरबीएम में मतलब रिटन डाउन वैल्यू मेथड में सेकंड ईयर का जो डेप्रिसिएशन होगा वो 20,000 पे, सॉरी 80,000 पे होगा। 80,000 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाय 100 तो ये आएगा 16,000। फिर 80,000 में से 16,000 माइनस कर देंगे तो बाकी बचेगा 64,000। इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे डेप्रिसिएशन माइनस करते जाएंगे। आगे अब थर्ड ईयर में जो डेप्रिसिएशन होगा वो 64,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 100 होगा। 64,000 का 20%, 64,000 का 20% होता है 12,800। फिर 64,000 में से 12,800 माइनस तो बुक वैल्यू आएगा 51,200। अब हमारे 3 साल हो गए। पहले साल का डेप्रिसिएशन 20,000, दूसरे साल का 16,000, तीसरे साल का 12,800। अब चौथा साल, चौथे साल में 51,200 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाय 100 तो चौथे साल का डेप्रिसिएशन 10240। ये माइनस कर देते हैं तो 51,200 माइनस 10240 बाकी आएगा 40,960। 4 साल का डेप्रिसिएशन हो गया। ये 1 2 3 4, 4 साल हो गए। अब पांचवें साल में जो डेप्रिसिएशन होगा वो 40,960 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाय 100 बाकी ये डेप्रिसिएशन आएगा 8192। अब 8192 माइनस कर देंगे 40,960 माइनस 8192 तो हमारा बुक वैल्यू आएगा 32,768। ये 5 साल का डेप्रिसिएशन हमारा माइनस हो गया। अब मैं लिखना शुरू करता हूं साइड में पर्टिकुलर्स। ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये है लेस डेप्रिसिएशन ऑफ ईयर, फिर ये है बुक वैल्यू आफ्टर फर्स्ट ईयर, इसके बाद ये डेप्रिसिएशन ऑफ सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। ये डेप्रिसिएशन ऑफ सेकंड ईयर हो जाएगा, फिर ये डेप्रिसिएशन ऑफ थर्ड ईयर हो जाएगा, फिर डेप्रिसिएशन ऑफ फोर्थ ईयर, फिर डेप्रिसिएशन ऑफ फिफ्थ ईयर। ठीक है। ये बुक वैल्यू, ये वाला बुक वैल्यू 80,000 आफ्टर फर्स्ट ईयर, ये बुक वैल्यू आफ्टर 2 years, बुक वैल्यू आफ्टर 3 years, 4 years, ये बुक वैल्यू आफ्टर 4 years, फिर ये बुक वैल्यू आफ्टर 5 years। 32,768। ठीक है। अब कॉमास वगैरह लगा दूं मैं, सब में कॉमा लगा दिया प्रॉपरली। ये इग्नोर एरर कर देते हैं ये वाला। चलो डेप्रिसिएशन आ गया। पहले साल का 20,000, दूसरे साल का 16,000, तीसरे साल का 12,800, चौथे साल का 10240 और पांचवें साल का 8192। यही मैं स्टेटमेंट में कॉपी करूंगा डेप्रिसिएशन। यहाँ पे मैं डेप्रिसिएशन लिखूंगा पहले साल का 20,000, मैं फॉर्मूला ही लगा रहा हूं। ये पहले साल का 20,000, दूसरे साल का 16,000, बाकी का स्पेसिमेन मेरा अपने आप बनते जाएगा। दूसरे साल का 16,000, तीसरे साल का कितना था 12,800, चौथे साल का 10240 और फिफ्थ ईयर का 8192। ये पांचों साल का डेप्रिसिएशन मैंने लिख दिया। जो डेप्रिसिएशन यहाँ पे स्टार्टिंग में लेस होता है वही डेप्रिसिएशन बाद में ऐड होता है। यही 20,000 यहाँ पे भी आएगा, यही 16,000 यहाँ पे भी आएगा, यही 12,800 बाद में ऐड होगा, 10240 बाद में ऐड होगा और यही 8192 बाद में ऐड होगा। डन, डेप्रिसिएशन मैंने लिख दिया। आगे और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है द कंपनी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, द कंपनीज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। ये 10% डिस्काउंट फैक्टर है जिसमें से हमारा प्रेजेंट वैल्यू आता है। तो मैं डिस्काउंट फैक्टर
मैं लिख देता हूँ 10%, ये 10% डिस्काउंट फैक्टर। कंपनीज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, मतलब डिस्काउंट फैक्टर, एंड पे द टैक्स एट द रेट ऑफ 40%, पे द टैक्स एट 40% रेट। अब कंपनी का 40% टैक्स रेट है, वैसे बाकी हमने क्वेश्चंस किए हैं उनमें टैक्स रेट 50% था, इस क्वेश्चन में 40% है। ये टैक्स रेट और ये डिस्काउंट फैक्टर लिख दिया दोनों, 40% और 10%। आगे और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, और आगे लिखा हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू इवेल्युएट द प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। फर्स्ट पेबैक पीरियड मेथड, सेकंड रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, थर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट, फोर्थ नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, फिफ्थ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। आगे नोट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी एट 10% डिस्काउंट रेट इज, ये डिस्काउंट फैक्टर्स हैं जो डी नंबर प्रॉफिट आने के बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं। 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621, ये डिस्काउंट फैक्टर्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं। अच्छी बात है, नहीं भी दिए हो तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये डिस्काउंट फैक्टर्स हम खुद ही फाइंड आउट कर सकते हैं, तो मैंने सिखाया भी है और आज फिर से भी सिखाऊंगा। ये पांचों पॉइंट का आंसर दिया हुआ है। अब देखो, ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख क्वेश्चन में दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन 20% आरबीएम क्वेश्चन में दिया हुआ है, 40% टैक्स रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है, 10% डिस्काउंट फैक्टर क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हम अज्यूम करेंगे 0, स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हम 0 अज्यूम करेंगे। इसके बाद एक टॉपिक आता है वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल भी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो हम इसको भी अज्यूम करेंगे 0। जब वर्किंग कैपिटल दिया हुआ होता है तो क्या क्या कहां कहां पे चेंज होगा जब आएगा तब बताऊंगा, स्क्रैप वैल्यू और वर्किंग कैपिटल। इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है इसलिए मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा। ये डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन मैंने बता दी और इसको स्टेटमेंट में लिख भी दिया। डन। अब ये स्टेटमेंट एक बार एक्सप्लेन करता हूं। मेरे क्या लैपटॉप में पूरा फॉर्मूला डाला हुआ है, बट आप लोग कैलसी अलाउड हो तो कैलसी पे कैसे सॉल्व करोगे, मैं पहला साल बताता हूँ। सबसे पहले पहला साल, ये 50,000 क्वेश्चन में गिवन है, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स। डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया 20,000। अब अगर उल्टा जाना है लेफ्ट साइड पे तो 50,000 यहाँ पे लिखा हुआ लेस डेप्रिसिएशन है, पर हम लोग करेंगे ऐड क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं। तो 50 प्लस 20 इक्वल टू 70,000, 50,000 प्लस 20,000 इक्वल टू 70,000। ये आ गया हमारा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, मतलब जिसको मैं ए नंबर प्रॉफिट बोलता हूँ, 70,000। अब 70 माइनस 20 50, इस 50,000 पे 40% टैक्स, इस 50,000 पे 40% टैक्स, ये होगा 20,000। 50,000 का 40% 20,000 होता है। अब 50,000 में से ये टैक्स माइनस करेंगे 20,000 तो बाकी आएगा 30,000। इस 30,000 को हम बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, मेरी भाषा में सी नंबर प्रॉफिट। तो 50,000 माइनस 20,000 30,000, फिर हम डेप्रिसिएशन वापस से ऐड कर देंगे तो 30 प्लस 20 50,000। फिर इस 50,000 को डिस्काउंट फैक्टर जो क्वेश्चन में दिया हुआ था 0.909 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.909 ये होता है 45,455, 45,455। ये मैंने पूरा पहला साल एक्सप्लेन कर दिया। अब सेकंड ईयर भी एक्सप्लेन करता हूँ। सेकंड ईयर में ये 40,000 हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स, ये हमको दिया हुआ है 40,000। 40,000 में ये 16,000 हम लोग ऐड कर देंगे तो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन आ जाएगा 56,000। उल्टा जाएंगे ना, 40 में 16 ऐड हो जाएगा, 40 और 16 56, 56 माइनस 16 इक्वल टू 40। अब 40,000 का 40% टैक्स तो ये होता है 16,000, तो 40 माइनस 16 ये आएगा 24,000। 24,000 में हम लोग डेप्रिसिएशन, ये वाला डेप्रिसिएशन 16,000 ऐड कर देंगे तो 24 प्लस 16 40,000। फिर इस 40,000 को मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर 0.826 तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी हमारी 33,058। अब मैं एक बार पहले ये बता दूं कि डिस्काउंट फैक्टर अगर नहीं दिया हो तो क्या करना है। ये डिस्काउंट फैक्टर देखो,
सबसे पहले जो आपको 10% दिया हुआ है, पहले इस 10% को डिवाइड बाय 100 कर दो, तो ये हो जाएगा 0.10। 10% डिवाइड बाय 100 0.10। अब कैलसी पे क्या करना है, कैलसी पे आपको क्या करना है, 10% हो, मैंने पहले भी वीडियो लेक्चर्स में बताया, 10% हो तो 1 डिवाइडेड बाय 1.10, 1 डिवाइडेड बाय 1.10 कैलसी पे आपको क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाय 1.10, फिर आपको इक्वल टू 5 बार दबाना है, तो आपके ये डिस्काउंट फैक्टर आते जाएंगे 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 और 5वां साल भी आ जाएगा। 5वें साल का आएगा 0.621। ठीक है, ये डिस्काउंट फैक्टर आपके अपने आप आते जाएंगे। कैलसी पे आपको क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाय 1.10, फिर इक्वल टू अगर डिस्काउंट फैक्टर मान लो 20% हो, ये पहले भी मैंने बताया है, फिर से एक बार बता रहा हूं, अगर डिस्काउंट फैक्टर हमारा 20% हो तो क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाय 1.20, 1 डिवाइडेड बाय 1.20, फिर कैलसी पे इक्वल टू करते जाओगे तो आंसर आते जाएगा। ठीक है, चलो अब ये हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। ये स्टेटमेंट हमारी कंप्लीट हो गई, ए से लेकर ई तक मैंने बता दिया। अब जो ये डी वाला प्रॉफिट होता है, ये जो डी नंबर प्रॉफिट होता है जिसको हम कैश इनफ्लो बोलते हैं, इसमें जो लास्ट ईयर होता है, जो ये 14192 आया, इस लास्ट ईयर में 14192 में पहले प्लस स्क्रैप वैल्यू और प्लस वर्किंग कैपिटल करते हैं। मतलब 14192 में पहले स्क्रैप वैल्यू और वर्किंग कैपिटल दोनों ऐड करते हैं, उसके बाद डिस्काउंट फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5वें साल का डिस्काउंट फैक्टर था हमारा ये 0.621। तो मेरे कहने का मतलब है कि डी नंबर प्रॉफिट में, डी वाले प्रॉफिट में पहले फिफ्थ ईयर में अगर स्क्रैप वैल्यू और वर्किंग कैपिटल दिया हो तो पहले ऐड करना, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 0.621 करना, फिर प्रेजेंट वैल्यू आएगी। अब हमारे टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ गई ये 125655, ये बहुत जगह पे काम आएगा 125655। ओके, और ये जो सी नंबर प्रॉफिट का टोटल है 90,000, ये भी बहुत जगह पे काम आता है। एक सी वाले का टोटल और एक ई वाले का टोटल, ये बहुत काम आते हैं। अब हमारा पहला मेथड है हमारा पेबैक पीरियड मेथड। अब हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख थी, आपको याद होना चाहिए अभी तक जहां से हमने क्वेश्चन शुरू किया। टोटल हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख थी। इस 1 लाख में से पहले साल का डी वाला प्रॉफिट, मैं यहाँ पे पेबैक पीरियड के बाजू में लिख देता हूँ डी, जैसे आपको याद रहे कि इस मेथड में डी वाला प्रॉफिट काम आता है। तो टोटल प्रॉफिट 1 लाख में से हम लोग सबसे पहले फर्स्ट ईयर का डी वाला प्रॉफिट ये 50,000 माइनस करेंगे, तो 1 लाख माइनस 50, बाकी बचा 50। फिर दूसरे साल के 50,000 में से ये 40,000 माइनस करेंगे, तो बाकी कितना बचा 10,000। 1 लाख में से ये 50 माइनस, बाकी बचा 50। फिर ये वाला 40,000 माइनस, बाकी बचा 10। तो थर्ड ईयर में हमको इनकम चाहिए, कैश इनफ्लो चाहिए थर्ड ईयर में 10,000, बट एक्चुअली में है कितना 30,800। कितना है 30,800। देखो ये कैलकुलेशन किया हुआ है, हमको टोटल 1 लाख रुपए कमाने हैं, उसमें से 50,000 फर्स्ट ईयर में कमा लिए, बाकी बचा 50। 40,000 सेकंड ईयर में कमा लिए, 40,000 सेकंड ईयर में कमा लिए, बाकी बचा 10। अब थर्ड ईयर में हम लोगों को इनकम चाहिए 10,000, रिक्वायर्ड कैश फ्लो ऑफ थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में हमको पैसे कमाने हैं 10,000, लेकिन थर्ड ईयर की टोटल कैश इनफ्लो है 30,800। तो सिंपल, बहुत सिंपल, 10,000 को डिवाइडेड बाय 30,800 कर देना। अब अगर 10,000 को मैं यहाँ पे करके बता दूं, इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाय 30,800 कर दोगे तो ये आएगा 0.324675। ये रहा 0.324675,
या 0.32468, एक ही बात है, ठीक है। अब हमारा पेबैक पीरियड कितना हुआ, 2 years एंड अ पार्ट ऑफ थर्ड ईयर, 2 years एंड अ पार्ट ऑफ थर्ड ईयर इक्वल टू 2 years एंड 0.32 years। इसको 2 डेसिमल तक लिखें तो ये होगा 0.32, 2 डेसिमल तक 0.32, तो हमारा पेबैक पीरियड होगा 2.32 ईयर्स। ये हमारा पेबैक पीरियड होगा 2.32 ईयर्स। मतलब 50,000 पहले साल की भी इनकम चाहिए, 40,000 दूसरे साल की भी इनकम चाहिए। तो 1 लाख में से 50,000 और 40,000 माइनस कर दो, बाकी बचा 10,000। अब थर्ड ईयर में हमको इनकम चाहिए 10,000 और एक्चुअल इनकम है थर्ड ईयर की 30,800, तो हम सिंपल इसको डिवाइड कर देंगे, 10,000 डिवाइडेड बाय 30,800, तो ये आएगा 0.32 ईयर्स। तो हमारा पेबैक पीरियड होगा 2 years एंड 0.32 ईयर्स, तो पेबैक पीरियड होगा 2.32 ईयर्स, ठीक है। ये मैं डिलीट कर देता हूँ, 2.32 ईयर्स ये हमारा पेबैक पीरियड हो गया। फिर रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे मेरे सारे फॉर्मूला लगाए हुए, अब मेरे को लगभग कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा। स्टेप 1, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट ऑफ n years अपॉन n। यहाँ पे हमको ये C लिखा हुआ है, मतलब C वाला प्रॉफिट, C वाले प्रॉफिट का टोटल, तो C वाले प्रॉफिट का टोटल है ये रहा 90,000, 90,000 डिवाइडेड बाय जितने ईयर्स हो। आपको याद होगा कितने ईयर्स थे, क्वेश्चन में ईयर्स दिए हुए थे 5 ईयर्स, तो ये वाला 90,000 डिवाइडेड बाय ये वाला 5 ईयर्स, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 90,000 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 18,000 रुपीज। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। इसके बाद ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 1 लाख थी, ऑब्वियसली ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 1 लाख है। फिर रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू ये 18,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 1 लाख, तो हमारा आंसर आ जाएगा 18%। ये मेथड कंप्लीट हो गया, सेकंड मेथड। अभी थर्ड मेथड, रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट, तो एवरेज प्रॉफिट सेम आएगा 18,000, जो सेकंड मेथड में था एवरेज प्रॉफिट, वही थर्ड मेथड में एवरेज प्रॉफिट है 18,000, सेम ही है। फिर एवरेज इन्वेस्टमेंट, ये एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू अपॉन 2। अगर आपने सारे ये फॉर्मूला सारे याद किए होंगे तो ही फटाफट समझ में आएगा। ये सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए, थियरी वाले पेजेस में लिखे हुए होने चाहिए। तो 1 लाख हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट थी, स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, तो 0, 1 लाख प्लस 0 1 लाख हुआ डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट आएगा 50,000। इसके बाद रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट, तो एवरेज प्रॉफिट था हमारा ये वाला 18,000, 18,000, और एवरेज इन्वेस्टमेंट था हमारा ये 50,000, तो 18,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 50,000 इक्वल टू 36%। सिंपल भाषा में बोलूं तो स्टेप 1 का आंसर डिवाइडेड बाय स्टेप 2 का आंसर। स्टेप 1 में एवरेज प्रॉफिट था, स्टेप 2 में एवरेज इन्वेस्टमेंट था। स्टेप 1 ऊपर आएगा, स्टेप 2 नीचे आएगा। 18,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 50,000, ये 36% आ गया। फिर डिस्काउंटेड कैश फ्लो, ये इस क्वेश्चन में पूछा नहीं था। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मतलब टोटल प्रेजेंट वैल्यू, मतलब ई नंबर कॉलम का टोटल। मैंने फॉर्मूला लगा के रखा है, जो ई नंबर कॉलम का टोटल आएगा ऊपर, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अमाउंट आ जाएगी। इसके बाद फिफ्थ मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड इक्वल टू टोटल प्रेजेंट वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इस क्वेश्चन में था नहीं, इसलिए हम 0 अज्यूम करेंगे। तो प्रेजेंट टोटल प्रेजेंट वैल्यू ये वाला 125,655 माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख, बाकी हमारा आंसर आया 25,655, 25,655। अब ये जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू टोटल प्रेजेंट वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये फॉर्मूला होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू का। नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब एनपीवी, एनपीवी इक्वल टू टीपीवी माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये फॉर्मूला याद कर लेना सब लोग, ये फॉर्मूला याद कर लेना। नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू टोटल प्रेजेंट वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट।
तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू है ये 125,655 माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 1 लाख जो स्टार्टिंग में दिया हुआ था, बाकी बचेगा 25,655। अब क्योंकि ये आंसर पॉजिटिव है, प्लस में है, तो इन्वेस्टमेंट शुड बी डन। इसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, सेम फॉर्मूला होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू का और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला सेम होता है, सिर्फ यहाँ पे माइनस की जगह पे डिवाइड हो जाएगा, बाकी तब सेम। तो 125,655 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो आंसर आएगा 1.26। अब क्योंकि ये आंसर 1.26 मोर देन 1 है, सो इन्वेस्टमेंट शुड बी डन। बस यहां तक ही पूछा है, ठीक है। एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूं जैसे आप लोग लिख सको सारा। ये क्वेश्चन है, अगर आपको क्वेश्चन लिखना हो तो ये आंसर सारे दिए हुए आप चेक कर सकते हो हमारे आंसर्स। ये सब लिखना अच्छी तरह, हर 2 सेकंड में वीडियो पॉज कर देना और लिखते रहना। ये स्पेसिमेन सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, अच्छी तरह बनाना। यहाँ पे वीडियो पॉज कर लेना बेटा। ये लास्ट वाला कॉलम ई वाला अच्छी तरह लिखो। ये सारे कॉलम्स का टोटल अच्छी तरह लिखो। ये फर्स्ट मेथड पेबैक पीरियड मेथड, ये सेकंड मेथड का स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। फिर थर्ड मेथड का स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। ये पूछा नहीं था फोर्थ पॉइंट इस क्वेश्चन में, बट मैंने लिख दिया। फिर ये फिफ्थ मेथड, फिफ्थ पॉइंट आप बोल सकते हो, फोर्थ मेथड, फिफ्थ पॉइंट नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, और ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है बेटा, इतना लिख लेना अच्छी तरह।